कराची एयरपोर्ट रात के 1:30 बज रहे हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट रनवे पर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और अंदर से 7 ऐसे लोग बाहर निकलते हैं जो पाकिस्तानी नहीं थे। उनके हुलिये बता रहे थे कि ये लोग किसी भयानक मिशन पर आए हुए हैं। उनके बैग्स तो नॉर्मल थे, लेकिन अंदर मौजूद था वो सामान जो पूरे पाकिस्तान में दहशत की अलामत बन जाता है। बैग्स में कुल्हाड़े और वजनी लोहे के बड़े बड़े हथौड़े। ये लोग खामोशी से वेटिंग एरिया में किसी का इंतजार करते हैं। अचानक एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर भारी कदमों से चलता हुआ इनके करीब आता है और हैरानकुन तौर पर क्लियरेंस कार्ड उनके हाथ में थमा देता है। ना स्कैनिंग, ना चेकिंग, ना कोई सवाल। क्लियरेंस देने वाला ये आदमी कौन था? क्या ये किसी मुल्क का खुफिया एजेंट था? क्लियरेंस के बाद 7 अफराद तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, जैसे उनका रास्ता पहले से साफ किया गया हो। और फिर पाकिस्तान में दहशत और खून में लथपथ लाशें मिलने का वो सिलसिला शुरू होता है जिसने 200 से ज्यादा खानदानों को उजाड़ दिया। पुलिस बेबस रह गई, हर सुराग नाकाम हो गया। इस केस को सॉल्व करने के लिए आखिरकार एक रिटायर्ड फौजी को हायर किया गया और फिर जो हकाइक दुनिया के सामने आए वो नाकाबिल यकीन थे। इस ग्रुप का मिशन इतना खुफिया, इतना खौफनाक था, सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। ये 7 लोग कौन थे और कहां से आए? ये पाकिस्तान में कौन सा खुफिया मिशन पूरा करने आए थे? उन्हें एयरपोर्ट से बगैर चेकिंग के किसने निकलवाया? आज हम एक ऐसी कहानी से पर्दा उठाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड। अप्रैल 1985 कराची के एक हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी वार्ड में कुछ लाशें लाई गईं। सर फटे हुए, खून जमा हुआ था। उन लाशों पर खौफ ऐसा तारी हो गया था कि मरने के बाद भी उनकी आंखों में वो खौफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्होंने मरने से पहले ही अपनी मौत देख ली हो। पुलिस को कैंट स्टेशन के पैडल ब्रिज के पास भी 2 लाशें मिली। सिर्फ यही नहीं, एक पुराने मकान में 10 अफराद की लाशें मिली। उन सब लाशों की हालत एक जैसी थी। सर बुरी तरह से कुचले गए थे, कोई जोरदार ज़रब मारकर, पूरी कुव्वत के साथ, जैसे किसी ने जानवर का शिकार किया हो। पुलिस को पहले लगा ये किसी चोर, डाकू या क्रिमिनल ग्रुप का काम है, लेकिन ये अभी शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी था। ऐसा कि पुलिस भी बेबस हो गई। ऐसी बेबसी थी कि उस ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सके। लाशों पर लाशें बढ़ती गईं। न्यूज़पेपर्स में सिर्फ एक ही बात लिखी जा रही थी, हथौड़ा ग्रुप। लोगों ने ये तस्लीम कर लिया था कि कोई ग्रुप है जो रात के अंधेरे में आता है, सोते हुए लोगों के सर पर हथौड़े से पे दर पे वार करता है और गायब हो जाता है। पुलिस परेशान थी, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी। दूसरी तरफ सर्द खाने लाशों से भर रहे थे। आज की क्राइम स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल या किसी एक फैमिली पर डिपेंड नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें से 3 लोगों की कहानी ऐसी थी जिसने पूरे कराची को खौफ में मुब्तला कर दिया। उनमें से एक सलमा की फैमिली, जो अपने बच्चों समेत हथौड़ा ग्रुप का शिकार हुई। दूसरा था अकरम और तीसरा वाकया कराची के एक मशहूर मज़ार के अंदर हुआ। सबसे पहले शुरू करते हैं सलमा की कहानी से, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे कराची को हिलाकर रख दिया। पुलिस भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई और फौज के एक रिटायर्ड कर्नल को स्पेशल ब्रांच ने केस सॉल्व करने के लिए नामजद किया। ये कहानी क्या थी मैं आपको बताती हूँ। उस रात सलमा अपनी फैमिली समेत कैंट स्टेशन पहुंची। ट्रेन का वक्त हो गया मगर ट्रेन लेट हो गई। अगला दिन बकरा ईद का था। सलमा के साथ 2 बेटियां और एक बेटा था। तीनों की उम्रें 12 से 15 साल की थी। ट्रेन लेट होने की वजह से सलमा ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही सोने का फैसला किया और रात के तकरीबन 3 बजे गहरी नींद में जाने के बाद सलमा की फैमिली के साथ जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। आज के दौर में तो कैंट स्टेशन पर वेटिंग एरिया मौजूद है, मगर उस जमाने में ये सहूलत नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर 3 आदमी नजर आए। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर घूम रहे थे। उनके जिस्म चादरों में लिपटे हुए थे और चेहरे इस तरह छुपे हुए थे कि पहचानना मुमकिन नहीं था। चंद लम्हों बाद अचानक चीखों की आवाजें गूंजने लगी। सलमा की फैमिली गहरी नींद में सो रही थी और वो तीनों हमला आवर उनके बिल्कुल सरहाने खड़े थे। सबसे पहले माँ को निशाना बनाया, एक जोरदार हथौड़े का वार किया और सर दरमियान से फट गया। उस लम्हे एक हमलावर बेटियों पर टूट पड़ा। हथौड़ा उठाकर जोर जोर से उनके सर पर वार करने लगा। तीसरा हमलावर बेटे पर हमला कर रहा था। ये पूरी कार्रवाई 1 से 2 मिनट में मुकम्मल हो गई।
जब लोग वहां पहुंचे तो हर तरफ खून ही खून था। चेहरे इस हद तक मस्क हो चुके थे कि पहचानना मुमकिन नहीं था। याद है अकरम की कहानी? भूल तो नहीं गए? ये दूसरा कैरेक्टर था। बिल्कुल इसी तरह अकरम के साथ भी हुआ, मगर मौत इसको छू कर निकल गई। ये क्या स्टोरी है, आप खुद अकरम से ही सुन लें। ये 1985 का वाकया है। मैं उस दौर पंजाब से खैबर मिल में आया था, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में इधर रेस्ट कर लेता हूँ। अकरम एक पुरानी चादर ओढ़े फुटपाथ पर सो रहा था, मगर उस रात नींद उसके लिए आराम नहीं, अजाब बनने वाली थी। आधी रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। एक आदमी नकाब पोश करीब आता है और अकरम के सर पर जोरदार तरीके से वार करता है। जैसे ही हथौड़े का वार करीब आता है, आहट से अकरम की आंख खुल जाती है और अकरम वार करने वाले का हाथ पकड़ लेता है, मगर हाथ फिसल जाता है। कुछ देर हाथापाई होती है। अकरम उसे जकड़ने की कोशिश करता है, मगर शायद उसने अपने जिस्म पर कुछ लगाया हुआ था। हाथ स्लिप होने की वजह से वो फरार हो जाता है। थोड़ी सी आँख लगी मेरी, तो इतने में देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर से किसी का हाथ ऐसा घूमा है, तो मैंने ऐसे ही पकड़ लिया उसको। पकड़ लिया तो उसका हाथ स्लिप हो गया मेरे हाथ से। पता नहीं क्या चीज़ उसके हाथ पे लगी हुई थी, मेरे हाथ से वो स्लिप हो गया। उस टाइम मेरी जान जवानी थी। ये 1985 का वाकया जो बता रहा हूँ, कम से कम 6-7 तो होंगे तकरीबन। ये पूरा ग्रुप होता था। अब ये मेरे सामने तो एक बंदा आया था, बाकी तो आगे पीछे थे, अल्लाह बेहतर जानता है। ये नकाबपोश था, इसका चेहरा मैं बराबर गौर से नहीं देख पाया था। इसके बावजूद भी ये मैंने बहुत कोशिश की उसको पकड़ने की। आवाम ने भी वहाँ फैली हुई थी, मगर वो लोग डर के मारे हथौड़े को देख के भाग गए थे। हथौड़ा ग्रुप के बड़े वार से तो अकरम बच जाता है, लेकिन छोटी मोटी चोटें फिर भी उसे लग जाती हैं। उसकी नजरें बराबर में लेटे दो लोगों पर पड़ती हैं, मगर वो दोनों खून में लथपथ थे। सांसें बंद हो चुकी थीं। सर पर हथौड़े से इस तरह वार किया गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ठीक 2 दिन बाद तीसरा केस सामने आता है। काला पुल के पास दरगाह सखी सुल्तान शाह बुखारी मज़ार के अहते में ये जगह महफिल समा के लिए मुख्तस थी, लेकिन उस रात महफिल समा के बाद लोग घर जा चुके थे, मगर 2 आदमी वहीं सो गए कि फजर की नमाज पढ़कर घर चले जाएंगे। और सुबह पुलिस पहुंची। इत्तला मिली कि 2 लाशें मिली हैं। सर पर बुरी तरह से वार किया गया है। ना लड़ाई हुई, ना चीखें आईं, ना कुछ टूटा फूटा, बस खामोशी में 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये वारदातें सिर्फ मज़ारों, रोड्स या ट्रेन स्टेशन तक महदूद नहीं थीं, बल्कि अब हथौड़ा ग्रुप लोगों के घरों तक पहुंच गया था और बेदर्दी से लोगों को कत्ल कर रहा था। फिर एक दिन 21 अप्रैल 1985 रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। ये एक तंग गली थी। 8 मजदूर एक किराए के घर में एक साथ रहते थे। दिन भर काम करके थकावट से चूर होकर रात को आकर आराम करते थे। घर की लाइट चली गई थी, गली में अंधेरा था और उसी अंधेरे में 6 नकाबपोश आदमी घर में दाखिल हुए। एक मजदूर के सर पर वार किया, फिर दूसरे के सर पर, फिर तीसरे पर। इसी तरह उस घर में किसी भी मजदूर को करवट बदलने का मौका तक नहीं मिला। वो मुजरिम इतने शातिर थे कि 8 लोग चंद ही मिनटों में मौत की नींद सो गए। सुबह जब लोग उठे, देखा तो घर से खून बह रहा था। वो मंजर पूरे शहर के लिए एक भयानक ख्वाब की तरह था। एक माह के अंदर अंदर 100 से ज्यादा लोग मारे गए। ये किसने किया, क्यों किया, कोई नहीं जानता था। बस हर तरफ खौफ। मीडिया और अखबारों ने भी लिखना शुरू किया कि हथौड़ा ग्रुप के लोग अपने जिस्म पर ग्रीस या तेल मलकर आते हैं ताकि कोई उनका हाथ या जिस्म पकड़े तो स्लिप हो जाए। याद है ना अकरम की कहानी? उसकी भी अचानक आंख खुल गई थी। जब हथौड़ा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्लिप हो गया। सलमा की भी यही कहानी थी। एक घरेलू खातून थी। उसकी दोनों बेटियां गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में पढ़ती थी और बेटा माँ के साथ दुकान चलाता था। इस फैमिली में एक वीक पॉइंट था और उसी वीक पॉइंट का फायदा उठाया हथौड़ा ग्रुप ने। ये वीक पॉइंट क्या था, आपको पता चलेगा। अकरम उसी साल यानी 1985 में खैबर मिल के जरिए उसी रात कराची पहुंचा था। हमला हुआ तो वो बच गया, मगर बराबर में सोए हुए आदमी मारे गए। डॉक्टर्स के मुताबिक हॉस्पिटल्स और सर्द खानों में रोजाना लाशें लाई जा रही थी। ज्यादातर उनका कत्ल किसी भारी चीज को मारकर किया जा रहा था और इतनी ताकत से वार किया जा रहा था कि सर बीच से अलग हो रहा था। इंसान को तड़पने का मौका तक नहीं मिलता था। पुलिस ने चौंका देने वाला बयान दिया। उस हथौड़ा ग्रुप का टारगेट सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग, मजदूर, बेसहारा लोग थे। सलमा का भी कोई सहारा नहीं था।
शौहर पहले ही मर चुका था, बच्चे यतीम हो चुके थे और यही उसकी फैमिली का वीक पॉइंट था। अकेली खातून को देखकर हथौड़ा ग्रुप एक्टिव हो गया। सलमा की फैमिली का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हथौड़ा ग्रुप का टारगेट कोई अमीर आदमी नहीं, कोई सियासी शख्सियत भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं। टारगेट वो थे जो गली में, पार्क में, फुटपाथ पर सोते थे। अकरम के साथी और मज़ार के अहत्ते में मिलने वाली लाशें, ये सब गरीब, बेसहारा और मजदूरों की थी। ये सारी वारदातें सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में हो रही थी, जैसे लाहौर, क्वेटा, पेशावर। मगर सवाल ये है कि उन सब के पीछे क्या कनेक्शन था। याद रखें, कोई भी जुर्म बिला वजह या बगैर किसी कनेक्शन के नहीं होता। और फिर एक दिन कनेक्शन मिल गया। एक नजरिया ये था जिसे सेटिस्फैक्शन किलिंग का नाम दिया गया, यानी ऐसा ग्रुप जो कत्ल करके जहनी सुकून हासिल करता है। ये साइकोपैथ बीमारी जो हम इस वीडियो में बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट था इंटरनेशनल फंडिंग से वारदातें करके पाकिस्तान में खौफ फैलाना, लॉ एंड ऑर्डर तबाह करना, शहरियों को परेशानी में डालना। तीसरा और आखिरी सबसे अहम पॉइंट था एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी जिसका कनेक्शन लीबिया से था, क्योंकि यही वाक़यात रावलपिंडी, जेहलम, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी हुए थे। तरीक़ा वारदात बिल्कुल एक जैसा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये मालूमात और ये खोज लगाई कैसे गई। ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में है। यहाँ एंट्री होती है एक बिग ब्रदर की। आप क्या समझे, डकी भाई वाला? अरे नहीं भाई, रियल बिग ब्रदर की। पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG से ताल्लुक रखने वाले साबिक ऑफिसर कर्नल सईद की। कर्नल सईद एक ऐसी कहानी सामने लाए जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। इस केस में एक शख्स का नाम सामने आया। वो नाम था अम्मार, लीबियन बैंक होल्डिंग इंचार्ज। दिन में बैंकिंग करता था, गलियों में घूमता रहता था और रात में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक खेल का मास्टर प्लानर था, जो कराची की गलियों में कत्ल कर रहा था और कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कातिल कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कोई नहीं जानता था। और फिर अम्मार के पकड़े जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अम्मार लीबिया का रहने वाला था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की नजरें उस पर थीं। अम्मार की आमदोरफ्त मशकूक समझी जा रही थी, खास तौर पर लीबिया की फ्लाइट्स पर आना जाना। खुफिया मालूमात से पता चला कि वो DHA में रहता था। हमेशा 3-4 मुसल्ला गार्ड्स उसके साथ होते। कर्नल सईद को शक हुआ और उन्होंने उसके रास्ते पर नाकाबंदी का फैसला किया। 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाए गए ताकि गाड़ी आखिरी नाके तक आते आते सुस्त हो जाए। जैसे ही गाड़ी आखिरी नाके पर पहुंची, बैरियर आगे कर दिया गया। गाड़ी में अम्मार, एक ड्राइवर और 3 मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। गार्ड्स ने हथियार सीधे किए। उसी लम्हे कर्नल सईद की टीम के एक नौजवान एहलकार ने लोहे की रॉड से वार किया और गाड़ी का शीशा टूट गया। चंद सेकंड में दरवाजा खोला गया, अम्मार को निकाला गया और सिविल वर्दी में एहलकारों ने गाड़ी में डालकर खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया। गली के लोग ये मंजर देखते रह गए। अम्मार की गाड़ी वहीं छोड़ दी गई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हथौड़ा ग्रुप के ताने बाने लीबिया से जा मिले। कराची में हथौड़ा ग्रुप जो वारदातें कर रहे थे वो मुकामी डाकू या जुराइम पेशा ग्रोह नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क काम कर रहा था। इस ग्रुप का मास्टरमाइंड एक शख्स था, अम्मार। ग्रुप की कमान, प्लानिंग और फैसले लीबिया से हो रहे थे। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो लोग कत्ल करने आए थे वो पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन लीबिया में रहते थे। वो शाम की फ्लाइट से आते, रात को वारदात करते और रात ही को फ्लाइट से वापस लीबिया चले जाते। इसीलिए उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो रहा था। इस ग्रुप का इतना मजबूत नेटवर्क था कि उन्होंने एयरपोर्ट पर भी IB के एक पाकिस्तानी ऑफिसर को खरीदा हुआ था। याद है मैंने आपको इंट्रो में बताया था एक ऑफिसर जो इनको क्लियरेंस कार्ड देता है। इस ऑफिसर का नाम था इंस्पेक्टर लतीफ। ये लीबिया से आने वाले हथौड़ा ग्रुप को इलीगल बोर्डिंग पास खुफिया तरीके से बना कर देता था। कोई चेकिंग नहीं, कोई सवाल नहीं। ये ग्रुप सीधा शहर में दाखिल होता, वारदातें करता और सुबह की रोशनी से पहले फ्लाइट लेकर सीधा लीबिया उतर जाता। मगर लीबिया को इन वारदातों से क्या फायदा था? 2 वजूहात सामने आई। पहली वजह यह कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के बहुत करीब था। लीबिया अमेरिका का सख्त मुखालिफ था। लीबिया को पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करना उसका मकसद था। इसके अलावा दूसरी वजह थी 1979 से 1989 तक पाकिस्तान रूस के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन का साथ दे रहा था।
ये बात भी कुछ ताकतों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए कराची में खौफ और इंतशार पैदा करने से पाकिस्तान को कमजोर करना उस ग्रुप का मकसद था। अम्मार को हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश का दरवाजा खुला और ये बात सामने आई कि ये कोई एक शख्स या एक रात का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा था और अंदरूने मुल्क सहूलतकारों की मदद से चल रहा था। कुछ मुल्ज़िमान को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ हुई और उनके किरदार साबित हुए, जबकि कुछ ऐसे अफराद थे जिन पर बैनुल अक़वामी कानून लागू होते थे, इसीलिए उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। यूं ये नेटवर्क ना किसी बड़े ट्रायल के साथ ख़त्म हुआ, ना किसी सरकारी ऐलान के साथ, बस अचानक वो वारदातें रुक गई। कराची की रातों में वो हथौड़े की आवाज़ें दोबारा कभी सुनाई नहीं दी गई, फाइलें बंद हो गईं और हथौड़ा ग्रुप की कहानी अपने अंजाम को पहुंची।